हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने ये टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब क्या लिखा है, ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जहाँ भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है, कोई चार्ज होता है, तो उसके सराउंडिंग में एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है, एक ऐसा प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, जिसके अंदर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स का होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे जो भी तुम्हारा डिस्कशन होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यूनिफॉर्म के अंदर बात होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है एवरी पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे सेम है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसको इस तरह कुछ पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है ना, एक भी डिस्टेंस लाइन से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझना क्या है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइपोल रखा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो, तो इस डाइपोल पर कितना टार्क काम करेगा, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स काम करेगा, मतलब ऐसा फोर्स जो मोमेंट करा सके, उसको घुमा सके, रोटेट करा सके, वो कितना वर्क करेगा, उसे बोलेंगे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, थोड़ा पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डाइपोल समझते हैं। डाइपोल क्या है, तो डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच two charges which are same in magnitude but opposite in sign, ठीक है, and separated by a very small distance 12 is called dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, -q + q, इसके अंदर दो, ठीक है, अपोजिट चार्जेस होंगे, लेकिन वैल्यू या मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, और इनके बीच का वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, और जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है ये माइक्रोन में होता है, ठीक है ना, या फिर एंगस्ट्रॉम में होता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है वेरी स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर है ना, तो बात सबके समझ में आ गई। डाइपोल एक बहुत ही वेरी स्मॉल चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सबसे पहले यहाँ कुछ बेसिक भी समझ लेते हैं कि हमने यहाँ देखो कुछ बना के रखा हुआ पहले से ऑलरेडी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स काम करता है। ये कहाँ से समझ में आया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा होगा, E = Fe/Q। Q क्या है, जो भी चार्ज को हम प्लेस करेंगे, रखेंगे, उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या मेंशन हो रहा है, क्या जनरेट हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीपल करिए तो Fe की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बताइए, Kv, है ना। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगता है, Qv लगता है। क्या लगता है, Qe लगता है। ठीक है, कहाँ से आया, E = Fe/Q से आया है, क्रॉस मल्टीपल करा दिया तो Fe = Q। आई होप इतना तो बिल्कुल से क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो डायग्राम में दो तरफ दिखा रखा है, तो समझिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, प्लस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको रखेंगे तो उसमें जो फोर्स काम करता है, फोर्स तो उतना ही काम करेगा, Fe = काम करेगा, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उस पर जो फोर्स काम करेगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। क्लियर हो गया इतनी बात में, इतनी बात क्लियर हो गई ना। दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में काम करेगा, F = Kv। ठीक है ना। अब यहाँ पे डायग्राम पे आइए, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले बता दिया कि हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा हम हल्का से, ठीक है, मतलब हल्का से आपको भी हम हिंट से दे देंगे, या मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा। पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि जिसमें यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया, कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होगी, जितना यहाँ होगी उतना यहाँ होगी, उतना यहाँ होगी, उतना यहाँ होगी, हर जगह पे सेम होगी, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन भी सेम होगी, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, और इसको ऐसे पैरेलल, जो हमने ब्लैक लाइन बना रखा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इसके अंदर ये AB जो नाम का है ये डाइपोल रखा है। क्या रखा है, डाइपोल। अब पहले ही बता रखा है कि डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, -Q + Q। क्या बताया था, जो प्लस होता है यहाँ भी फोर्स F = Kv काम करेगा, जो माइनस होगा वहाँ मतलब वहाँ भी F = Kv काम करेगा, लेकिन जो प्लस होगा उस पर क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में काम करेगा फोर्स,
और जो निगेटिव पार्टिकल होगा उसमें क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक द फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट दिशा में काम करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाइए, कैसे सपोज करिए कि हमारे पास ये कोई डाइपोल है, एक फोर्स इधर से काम कर रहा है, एक फोर्स इधर से काम कर रहा है, ठीक है ना, एक ऐसे अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसे मतलब मार्कर जो है हिलेगा? अगर दोनों फोर्स बैलेंस में है, दोनों बराबर हैं, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, जितनी वैल्यू इधर फोर्स की उतनी इधर है, और डायरेक्शन के अपोजिट दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है टार्क, क्या आ रहा है, टार्क, कि यहाँ पे टार्क आएगा कि नहीं आएगा। तो टार्क एक टर्निंग इफेक्ट होता है। टर्निंग का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लो डाइपोल, ऐसे समझिए डाइपोल है, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन से होके जा रहा है, इसका भी लाइन थोड़ा समझना पड़ेगा, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन से जा रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये कहीं मतलब हिल नहीं सकता है, टर्निंग नहीं, इसके अंदर टर्निंग नहीं आएगा, मतलब ये टर्न नहीं होगा, टॉर्क इसके अंदर रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे समझिए, हम ऐसे मार्कर को दबाएं, एक फोर्स इधर लगाएं, एक इधर से लगाएं, तब भी ये टर्न नहीं होगा। हल्का से तिरछा करके थोड़ा फील करिए, एक फोर्स इधर से लगाएं, ऐसे थोड़ा तिरछा थोड़ा सुनिएगा, ऐसे फील करते हैं, एक फोर्स इधर से लगे, 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 तो ऐसे घूम जाएगा। बताइए क्यों घूमा? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है और जो ये फोर्स लग रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ऐसे था तो लाइन ऑफ एक्शन सेम था, ऐसे लगा रहे थे तभी लाइन ऑफ एक्शन सेम था, लेकिन अगर हल्का से ऐसे टर्न कर दिया तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को ले लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है ना, ऐसे समझिए, दोनों क्या है, वैल्यू में सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर हम बात करें क्या इसमें नेट फोर्स जीरो आएगा, तो बिल्कुल आंसर है नेट फोर्स जीरो आएगा। क्या होगा बोलो, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन कोई आंसर पूछे कि क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नहीं, आंसर है नो, नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। दोनों का क्या है, इसका देखिए लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए ये है, दिख रहा है ना, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसे ये सीधा रखा होता तब दोनों का इधर लाइन ऑफ एक्शन ये होता, इसका इधर की तरफ होता, तब वहाँ टार्क है मतलब टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस ना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा रखा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, जो ये वाला फोर्स लग रहा है इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, जो ये फोर्स लग रहा है उसका ये लाइन ऑफ एक्शन है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन है इसके बीच का हम लोग क्या लेते हैं मालूम है, जब टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क का एक बेसिक फार्मूला क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा कि टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है, थोड़ा लाइन तिरछी बन गई है, सॉरी। तो टॉर्क का बेसिक फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है बोलो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का लेते हैं मालूम है ना, इन्हीं लाइन ऑफ एक्शन के बीच का लेते हैं। क्या लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन के बीच का लेते हैं। इसको हमने पॉइंट नाम क्या दे दिया, एम दे दिया। अब टॉर्क आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि हाँ नेट फोर्स तो जीरो है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, आगे पीछे हिलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर नेट फोर्स जीरो ना होती तो ये आगे पीछे ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन करता, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय गति करता। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, इसलिए ये ऐसे घूम सकता है। ऐसे मान लो ये मार्कर रखा है, ऐसे रोटेट करेगा अपने ये ओरिजिन पोजीशन में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है एलॉन्ग जो है डायरेक्शन में ये लाना चाहेगा अपने आप को, ठीक है। मतलब ताकि इस पर टार्क ना लगे, ऐसे रहेगा ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा तब भी ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना इस पर टॉर्क लगेगा। बाकी आपको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, डाइपोल क्या है, चार्ज में किधर फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बताया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है। अच्छा सेम ना होती तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा था उतना फोर्स यहाँ लगता, क्यों? क्योंकि F इक्वल टू KV होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग होता तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग रखते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है यहाँ अलग रखते हैं। लेकिन देखो हमने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रखा है उतना ही यहाँ रखा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ फोर्स की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म का होता, क्या होता बोलिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होता, तब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो ना आती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होती,
इस पर अलग फोर्स काम कर रहा होता, इस पर अलग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू अलग अलग होती, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं। अच्छा, टॉर्क क्यों आता है? टॉर्क तभी आएगा जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला है। ये बात सबके समझ में आ गई ना? इस पॉइंट को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। अगर कोई नेगेटिव है तो उस पर अपोजिट। इसीलिए यहाँ पे देखिए नेगेटिव में हमने अपोजिट बना रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पॉजिटिव में लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, ठीक है। और ये आपको हमने क्लियर बता दिया। ये डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है। ये डिस्टेंस माइक्रोन में होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब निकालते हैं जल्दी से हम कि टॉर्क का फार्मूला कितना आएगा ना, टॉर्क कितना आएगा। तो पहले से जो क्लास 11 के अंदर टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था उसी हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। समझिएगा, बहुत ही आसान है। टॉर्क का फार्मूला क्या होगा? इसको टाउ से लिखते हैं। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स या रीस्टोरिंग कपल भी कहते हैं। क्यों रीस्टोरिंग बोलते हैं? क्योंकि जो ये मार्कर, जो ये डाइपोल है ना, ये डाइपोल जो ये टॉर्क लगा रहा है इसको दोबारा से रिस्टोर करना चाह रहा है। मतलब इसको लाइनर में करना चाह रहा है, एक लाइन में करना चाह रहा है, ठीक है। और जैसे लाइन में आएगा इसमें टॉर्क नहीं लगेगा, अपने आप को स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी अनस्टेबल है, जैसे ऐसे आएगा स्टेबल हो जाएगा। तो ये रिस्टोर करना चाह रहा है, मतलब इसको घुमाना चाह रहा है, ठीक है। तो तुम्हें बताया कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, बोलिए। फोर्स। फोर्स कोई भी ले लें, चाहे इसको ले लें चाहे उसको ले लें, है ना, दोनों घुमा रहे हैं। इनटू में क्या होता है, बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसके बीच का डिस्टेंस लेंगे? तो बिटवीन, बताइए किसके बीच का डिस्टेंस लेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों के बीच। नहीं समझ में आया? ऐसे था ये मार्कर, एक इधर की तरफ लाइन ऑफ एक्शन, एक इधर की तरफ, एक ये लाइन ऑफ एक्शन, एक ये लाइन ऑफ एक्शन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर। ऐसे मत लेना है, क्या लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है बिटवीन, बोलिए क्या लिखेंगे? लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब चलिए बताइए फिर, इसको डिस्टेंस कुछ नाम दे दें हम। इसको हमने डी नाम दे दिया। तो टाउ का फार्मूला बताओ क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस को हमने डी बोल दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात ठीक है। चलिए, हमने कहा जो ये डाइपोल रखा था, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो डाइपोल में चार्ज होता है ना, -q 2 + q, डाइपोल के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। और इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ हम लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। डाइपोल मोमेंट बहुत ही छोटा से फार्मूला है, P = q × 2l। क्या होता है? q × 2l, ठीक है। दोबारा सुन लो, किसी भी डाइपोल के इंड पॉइंट पर प्रेजेंट किसी भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डाइपोल मोमेंट है। इसको मल्टीपल कराएंगे तो क्या बनेगा? P = 2q। और दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बोलो? वेक्टर है। तो इसमें एक डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो माइनस से प्लस की तरफ काम करती है। किधर काम करती है बोलिए? माइनस से प्लस की तरफ काम करती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये, ठीक है ना। तो हमने कहा जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। अगर यहाँ थीटा होगा तो ये भी तो थीटा ही होगा कि नहीं होगा, बताइए। अरे ये दो लाइन पैरेलल है, इसको ऐसे तीसरी लाइन कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। जितना ये फर्स्ट है, जितना ये लाइन थर्ड लाइन फर्स्ट के साथ बना रही है उतने सेकंड के साथ बनाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है। F = kV, चाहे वहाँ से चाहे यहाँ से, क्या लेना है? मैग्नीट्यूड लेना है। इसमें ला करके इससे पहले इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। F = kV रख दिया, सही है। F अच्छा कैसा फोर्स था? इलेक्ट्रिक फोर्स था। कैसा फोर्स था? ये इलेक्ट्रिक फोर्स था। D कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका नाम है AMB। क्या लिखा है बोलिए? राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम क्या लिखा है बताइए? AMB लिखा है। क्या लिखा है बोलिए? राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या लिखा है? AMB लिखा है। इसमें साइन थीटा लगाइए। क्या लगाएंगे बताइए? इसमें साइन थीटा का फार्मूला लगाइए। पढ़ा होगा साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिखा है? D/12। तो D = कितना आ जाएगा बताइए? 12 sin थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। अब इसके बाद ठीक है, D की वैल्यू को यहाँ से ला के हम पुट कर देंगे। इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग, पहले इतना नोट कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं, हटा दें, अब इसको इरेज कर दें। F की वैल्यू kV है, D की वैल्यू क्या बोलिए? 12 sin थीटा। इसको ला के रखें, इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है।
इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टार्क का फार्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो टाउ की वैल्यू पुट करिए, एफ की जगह बोलिए कितना लिखा है, बोलते हैं ये क्यू लिखा है, डी की प्लेस से बताइए वैल्यू क्या लिखी है 12 साइन थीटा। यहाँ से सब मल्टीपल में थोड़ा इसको हम अरेंज करते हैं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2QL साइड में कर दिया, 2QL साइड में कर दिया, ई लिखा है, लिखा नहीं दीजिए साइन थीटा। और पहले ही बताया हमने कि 2QL को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो एक बार दोबारा समझ लीजिए। डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज द मल्टीपल ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस, है ना, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज क्या, डाइपोल मोमेंट। हिंदी समझ लीजिए, डाइपोल मोमेंट क्या है, किसी भी डाइपोल के इंड पॉइंट का किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे इसका ले लीजिए तब भी क्यू आएगा ना, इसको लेंगे तब भी क्यू आएगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है 12, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो जहाँ पे ये 2QL दिख रहा है आपको, जहाँ पे 2QL है वहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए, P लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? तो टाउ का फार्मूला क्या मेंशन हुआ, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। क्या निकला बताइए, टाउ का फार्मूला PE साइन थीटा। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, टाउ का फार्मूला क्या प्रूफ हो गया, PE साइन थीटा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा इसके हम रिगार्डिंग में कुछ और भी, इसको हटा दें, इरेज कर दें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। ये आपका टार का फार्मूला निकल आया। टार का फार्मूला आना डाइपोल इन यूनिफॉर्म, किसमें, यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तब टार का फार्मूला क्या होगा। एक बात ये भी याद रखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तब थोड़ा सा भी आगे बताएंगे, थोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन यूनिफॉर्म का फार्मूला ये रहेगा। इसको हटा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाउ का फार्मूला निकला है, थोड़ा पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो पहले ही बताया था कि टार का बेसिक फार्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। क्या होगी बताइए, न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी है, टार की कौन सी क्वांटिटी बताइए। टार की हमारी स्केलर नहीं है, टार क्या बोलिए, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, टार की वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे साइन आ रहा है, तो इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो बताओ कैसे लिखेंगे। तो इसका हम वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से लिखेंगे कि टाउ इज इक्वल टू, समझिएगा ध्यान से, देखिए साइन कॉस में फ़र्क होगा ना, A डॉट बी 11 में पढ़ा होगा। वेक्टर A डॉट बी का फार्मूला होता है AB cos थीटा, और वेक्टर A क्रॉस B का फार्मूला होता है मॉड के साथ AB साइन थीटा। यहाँ साइन दिख रहा है ऑलरेडी, इसका मतलब यहाँ क्रॉस में आएगा, ठीक है, लेकिन मॉड के साथ आएगा। तो हम इसमें टॉर्क, क्योंकि वेक्टर है तो एरो लगा देते हैं। हमने कहा P क्रॉस में E, क्या बोलेंगे बोलिए, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये हमारा फार्मूला निकला। जब टॉर्क की वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। P से E की तरफ उंगली को कर्ल करेंगे। सपोज कर लीजिए इधर की तरफ P है, आगे की तरफ E है, P से E की तरफ ऐसे सपोज करिए, इधर की तरफ P है, ये देखिए है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इधर की तरफ E है, क्या है बताइए, इधर की तरफ E है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि P है, ये E है, इधर की तरफ हमने उंगली को कर्ल किया, P से E की तरफ अपने उंगली को कर्ल कीजिए, राइट हैंड थंब को, राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू रूल राइट हैंड थंब रूल, P से E की तरफ उंगली को कर्ल कीजिए, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे। इसका मतलब डायरेक्शन टार की कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर सपोज कर लेते हैं हम कि P को ऐसे बनाए होते हैं हम, अगर हम P को ऐसे, यहाँ अच्छा यहाँ जो टार कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। हम P को इधर बनाए होते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए इधर की तरफ P है ना, P आगे की तरफ हो गया, इधर की तरफ, तो ऐसे ठीक है, उंगली को कर्ल करेंगे, टार कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब कहने का ये है कि P से E की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करना है। क्या करना है, P से E की तरफ अपने फिंगर को कर्ल करना है। जिधर थंब जाएगा वो पॉइंट क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्या पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केस देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केस देख लेते हैं, इसमें कंडीशन क्या क्या लगेगी। इतनी बात सबके समझ में आ गई। टाउ का फार्मूला P साइन थीटा, और टार का वेक्टर फॉर्म कैसे डायरेक्शन निकालेंगे।
दूसरी बात क्या बताया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। जीरो नहीं होता तो कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अच्छा, इसमें थीटा क्या है, तो थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर पी डाइपोल मोमेंट और वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। थीटा किसके बताइए बीच का एंगल है, वेक्टर पी डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच का क्या है, एंगल है। ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ केस में आते हैं, इसको हटा दें, इरेज कर दें। शुरुआत से लेके अगर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो एक एक पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर होगा, इतना तो हमारा कन्फर्म ठीक है दावा है। और रही बात, आप लोग वीडियो का सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोग जहाँ भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे बेस्ट आपको कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा समझिए। पहला केस, पहला कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट समझिए। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिधर की तरफ P है, अच्छा P क्या है पहले बता दिए ना, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसमें -q2 + q क्या होती है, डायरेक्शन होती है, उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इधर की तरफ ही E हो, मतलब जो डाइपोल मोमेंट हो वो अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हो। ठीक है, समझिए ध्यान से। अगर जिधर P है उधर E है तो एंगल तो भाई कुछ बना ही नहीं, एंगल क्या बना, जीरो बना। तो टाउ इज इक्वल टू P, अभी पीछे पढ़ाया था ना फॉर्मूला, P sin जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बताइए, जीरो होती है, पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, इसलिए कि हर चीज़ को फील्ड से समझना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए ये डाइपोल है, ऐसे ये क्या था बताइए, ये डाइपोल है। ठीक है, यहाँ -q था, यहाँ +q था, क्या था, -q था, +q था, और हमने कहा कि यहाँ पे ये डायरेक्शन थी, क्या थी, ये डायरेक्शन थी डाइपोल मोमेंट की, वेक्टर पी की, किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा था ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा था। थोड़ा फोर्स देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि टार्क नहीं आया। बताया था ना कि अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा तभी टार्क आएगा। तो समझिए ये प्लस है, प्लस में फोर्स किधर लगता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है उधर ही फोर्स लगता है। माइनस से फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लग गया, खुद फील करिए। ऐसे डाइपोल है, एक इधर लग रहा है अब एक फोर्स उधर लग रहा है, जो लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का है वही लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का है। इसका मतलब दोनों लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, दोनों के बीच का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बचा ही नहीं है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बचा तो क्या कभी टॉर्क आएगा, तो वहाँ से भी समझ सकते हैं कि वहाँ डिस्टेंस ही नहीं बचा। जब डिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो गई तो ऑलरेडी टॉर्क जीरो होना था। यहाँ से हमने फॉर्मूला से भी फील कर लिया कि टॉर्क जीरो हो गया। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर है। केस 2 थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा हम केस 2 देख लेते हैं। इसे हटा दें, ऊपर का थोड़ा इरेज करते हैं, ऊपर का हटाते हैं। केस 2 में देखिए क्या है, अगर हम कहें कि डाइपोल मोमेंट, ये केस 2 है, अच्छा केस नंबर सेकेंड, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। क्या है बोलो, एंटी पैरेलल है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए बेटा, 180 डिग्री। कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। अब पूरा फार्मूला सेम लगाइए, पूरा फार्मूला सेम लगाइए। टाउ इज इक्वल टू, बताइए फार्मूला क्या लिखा था, P साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, अगेन जीरो। क्या होती है, अगेन जीरो, मतलब दोबारा फिर से जीरो। साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होती है, या हम ट्रिक बता दें छोटी सी, आपको याद रखना, लाइफ टाइम याद रखिएगा। साइन n पाई की वैल्यू जीरो क्या होती है बताइए, जीरो। n की वैल्यू जीरो आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए। साइन जीरो जीरो, साइन पाई जीरो, साइन 2 पाई जीरो, साइन 3 पाई जीरो, A to Z सब जीरो। क्लियर कि नहीं क्लियर। अब यहाँ थोड़ा फील करते हैं कि भाई साइन 180 जीरो हो गया, ऐसा यहाँ क्या रीज़न हुआ कि टार्क जीरो हो रहा है, थोड़ा यहाँ भी तो समझना पड़ेगा कि ऐसा यहाँ क्या रीज़न है कि टार्क जीरो। इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा हटा दें, हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। चलिए थोड़ा यहाँ भी फील कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हर चीज़ को तो भाई समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लेक्चर में रटने वाला काम नहीं होता है। चलिए बताइए, हमने कहा कि ये सपोज कर लो ये डाइपोल है, क्या है बताइए, ये डाइपोल है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है, क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है। ध्यान समझिएगा, ध्यान से ध्यान से। अब यहाँ जो -2 + q क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई है। थोड़ा फोर्स लगा के चेक करते हैं, क्या फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया फिर से, बिल्कुल हो जाएगा।
बताइएगा। अगर सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है ना, अपोजिट बना के चेक करते हैं। क्या कहा था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा उधर ही प्लस की तरफ फोर्स काम करेगा। प्लस वाले जो चार्ज से फोर्स लगता है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर इस पर फोर्स लग गया। माइनस वाले पे अपोजिट लगता है, मतलब कुछ ऐसा लगेगा फोर्स। फिर से देखिए वही काम हुआ, फिर से क्या काम हुआ, लाइन ऑफ एक्शन सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम। ये मार्कर है, एक आदमी इधर से दबाए, एक आदमी इधर से दबाए, तो क्या कभी ऐसे घूमेगा, कभी ज़िंदगी में नहीं। ठीक है, अगर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लगा है, इधर से फोर्स लगा है, अब जो लाइन ऑफ एक्शन ये, वही लाइन ऑफ एक्शन ये, कभी टार्क नहीं आया, क्योंकि टार्क क्या है भाई, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया। क्या कोई डिस्टेंस बच रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच रही है, नहीं बच रही है, तब भी वहाँ से समझ सकते हैं जीरो, और यहाँ से प्रूफ हमने कर ही दिया जीरो हो गया। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि जीरो हो तब भी टार्क जीरो होगा, थीटा की वैल्यू 180 हो तब भी जीरो होगा। मतलब दोनों केस में टार्क, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि चाहे थीटा की वैल्यू जीरो आए चाहे 180 आए, चाहे थीटा की वैल्यू बोलो क्या है, कंक्लूजन क्या निकला कि चाहे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो और चाहे तो फिर क्या हो, एंटी पैरेलल हो। क्या हो बोलो, एंटी पैरेलल हो। इन दोनों केसेस में टार्क की वैल्यू मिनिमम होती है। मिनिमम का मतलब टार्क होता ही नहीं है, कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं होता है, जीरो होता है। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं कि टार्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। इरेज करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अगर सपोज करिए कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कुछ रखा हुआ है, थोड़ा फील करिएगा। इस केस में टार्क मैक्सिमम क्यों होगा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। और कई बार बताया कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ काम करता है। ये डाइपोल मोमेंट हुआ पी। और सपोज कर लीजिए इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। एंगल कितना बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, पी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो एंगल कितना बनेगा बोलो, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90। टार्क की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम बोली जाती है कि अधिकतम टार्क लगेगा पी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1 होती है। तो मैक्सिमम टार्क का फार्मूला क्या निकला, पी। क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे का क्या रीज़न है, सुनिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैक्सिमम टार्क क्यों लग रहा है, दिमाग लगाइए। ये प्लस वाला है ना, ये पॉजिटिव वाला चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, है ना। ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और जो इस पर फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, ये डाइपोल मोमेंट है, एक फोर्स इधर अब एक फोर्स इधर, और दोनों के बीच का ये मैक्सिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है दोनों के बीच का, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। हल्का तिरछा होता है ना तो डिस्टेंस कुछ कम होता है, और तिरछा होगा और डिस्टेंस कम होगा, और बिल्कुल सीधा बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर होता है तो उस टाइम जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन के जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, नॉर्मल डिस्टेंस होता है, ये मैक्सिमम होता है। इसीलिए टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और यहाँ से प्रूफ भी आ रहा है कि साइन 90 की वैल्यू, साइन फंक्शन में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम है। तो हमारा टार्क की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, पी होगी। आज का कंक्लूजन क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स सेम लगता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, नेट टार्क 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो टार्क प्रोड्यूस होगा, मतलब उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट होगा, घुमा देगा ना उसको, डाइपोल को वैसे रोटेट करा देगा। लेकिन अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो फिर टार्क भी 0 हो जाएगा। इसके आगे अगर आप लोग, ठीक है, थोड़ा माइंड लगाइएगा कि सपोज कर लीजिए ये पूरा सिस्टम जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख करके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, मतलब इसमें जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, ठीक है, तो क्या नेट फोर्स 0 आएगा? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा कि अगर हमारा डाइपोल मोमेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या उस टाइम जो ये हमारा डाइपोल है क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, क्या इस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और ये भी बताइएगा कि जो वीडियो हम बना रहे हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर मिलेंगे।